हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। सेशन नंबर 224 224 नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं। 223 नंबर के जो आंसर्स हैं वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। CBCCB, ठीक है? और एक ज़रूरी सूचना ये है कि मैं अभी 31st ऑफ दिसंबर से 4th ऑफ जून तक बाहर रहूँगा, आउट ऑफ राजस्थान रहूँगा। तो इसलिए इन दिनों में क्लासेस मतलब 5 दिन की क्लासेस आपकी डिस्टर्ब होंगी। 5 दिन मैं क्लासेस नहीं ले पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। और नए साल से फिर हम 2026 एडिटोरियल 2026 कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ये 2025 के एडिटोरियल्स जो हैं, आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ मतलब 224 हमने इस साल एडिटोरियल्स डिस्कस किए हैं, ठीक है? आज वाले सहित। अगले क्लास सेशन से, अगले साल से हम 5 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, जनवरी 5th 2026 से स्टार्ट करेंगे। आप सभी को अभी से ही मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और अगला जो अपना सेशन होगा वो 5 जनवरी 2026 से होगा। तो ये सूचना आप लोगों के लिए। एक और सूचना है कि जो भी अपने पेड कोर्सेज़ हैं, वो पेड कोर्सेज़ आप 31st ऑफ दिसंबर मतलब आज और कल ये 2 दिन बचे हुए हैं, यहाँ तक आपको 30% ऑफ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद फिर आपको वही फीस आपको पे करनी पड़ेगी, तो क्यों ना आप अभी से ही जो भी टेस्ट सीरीज़ अपनी है आरएएस वाली वो वाली और या फिर कोई भी कोर्सेज़ है वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है सर? देखिए एडिटोरियल किस बारे में? एडिटोरियल डिस्कस करता है मेमेयाज मिलिट्री जंटाज अटेम्प्ट टू गेन लेजिटिमेसी थ्रू कंट्रोल्ड मल्टी फेज इलेक्शंस। एडिटोरियल डिस्कस करता है कि मेमेयार की जो मिलिट्री जंटा है, जो सैन्य एक ग्रुप है, सैन्य गुट है, सैन्य शासन है, उसका जो प्रयास है कि वो लेजिटिमेसी प्राप्त करना चाहता है, वैधता प्राप्त करना चाहता है कि किस तरीके से कंट्रोल्ड रेगुलेटेड तरीके से और मल्टी फेज इलेक्शंस कई चरणों में चुनाव हैं उनके तरीके से आर्ग्यूइंग दैट ये तर्क देते हुए कि दीज पोल्स आर नॉट जेन्युइन कि ये जो चुनाव है वो जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है, बट अ पॉलिटिकल शैम बल्कि एक झूठा राजनीतिक दिखावा मात्र है। शैम होता है झूठी चीजें, ढोंग जिसको हम बोल सकते हैं उसको हम बोलते हैं शैम। रिपीट कर रहा हूं, एडिटोरियल डिस्कस करता है म्यांमार का मिलिट्री जंटा का अटेम्प्ट। अटेम्प्ट किस चीज का? लेजिटिमेसी गेन करने का। किस माध्यम से? कंट्रोल्ड मल्टी फेज इलेक्शंस के माध्यम से। आर्ग्यू करते हुए कि ये जो पोल्स है ना, ये पोल्स जेन्युइन डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल दिखावा है, ढोंग है। ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे और चीजें समझ में आपको आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शैम इलेक्शन के नाम से एडिटोरियल है, शैम इलेक्शन। ठीक है, शैम इलेक्शन में शैम जो शब्द है इसका मतलब है नकली, झूठा, ढोंग, यूँ सब कह सकते हो, नकली। जंटा जो है ये मिलिट्री रूलर्स को बोलते हैं, सैन्य शासक को बोलते हैं, सैन्य शासक। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। कोर का मतलब होता है सार। सबवर्ट का मतलब होता है कमजोर करना। सबवर्ट का मतलब क्या है? कमजोर करना। ये कुछ वर्ड्स के मीनिंग है। शैम इलेक्शन का मतलब हो गया ऐसा चुनाव जो झूठा है, ढोंग है। ठीक है, और मेमेयार 3 फेज इलेक्शंस, मेमेयार का 3 चरणों में जो चुनाव है उसको लेकर लिखा गया है। आगे कह रहा है मेमेयार जंटाज सर्च। म्यांमार के जो जंटा जंटा मतलब यहाँ पे बताया मैंने आपको कि ये मिलिट्री रूलर्स फैक्शन या कबाल मतलब है तो गुट, लेकिन किसका? सैन्य शासकों का गुट है, उसको बोलते हैं। तो म्यांमार जंटा सर्च, वैसे देखो ये वाली जो चीज है ना, ये ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है। ठीक है, खैर हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले ऊपर बता देता हूँ क्या इसका ट्रांसलेशन है। तो म्यांमार जनता की जो तलाश है फॉर लेजिटिमेसी, वैधता की, लीगैलिटी की, थ्रू कंट्रोल्ड पोल्स, रेगुलेटेड पोल्स के माध्यम से, नियमित मतलब एक नियंत्रित चुनाव के माध्यम से वो व्यर्थ है। ठीक है, द कोर ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जो सार है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलर विल, वो है पॉपुलर विल की स्थापना थ्रू रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। कोर जो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, वो है पॉपुलर विल की स्थापना रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रतिनिधित्व के माध्यम से। व्हेन इलेक्शंस आर मेयरली हेल्ड, जब इलेक्शंस को केवल इसलिए होल्ड किया जाता है, इसलिए आयोजित किया जाता है, तो सबवर्ट दिस विल, कि वो इस जनमत या जन इच्छा, लोगों की जो इच्छा है उसी को ही बर्बाद करने के लिए, बाय इम्पोजिंग सब फेवर्ड कैंडिडेट्स, कैसे? जो आपके पसंदीदा हैंड पिक्ड, जो आपके जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को थोप कर, दे आर क्लियरली ए शेम। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल क्या है? जाली है, झूठी है, ढोंग है, नकली है, ये सब है।
तो जो कोर है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलर विल। फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि चुनावी जो लोकतंत्र है उसका जो सार है, उसकी जो समरी है, वो क्या है? पॉपुलर विल की स्थापना किस माध्यम से? प्रतिनिधित्व के माध्यम से। जब इलेक्शंस को केवल इसलिए होल्ड किया जाता है कि आप इस पॉपुलर विल को दबाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, कैसे? अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को थोप कर, तो ये तो फिर क्या है? एक दिखावा मात्र है। अब देखिए, विस्तार से पढ़ते हैं। मैंने कहा कि ये चीज गलत है क्योंकि डबल अपोस्ट्रोफे जो है वो ग्रामर में अलाउड नहीं है। डबल अपोस्ट्रोफे, डबल अपोस्ट्रोफे जो है वो ग्रामर में लागू नहीं होती, मतलब लगातार दो बार अपोस्ट्रोफे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये दो बार देख रखा है, लगातार दो बार अपोस्ट्रोफे गलत होता है। तो मैमार जनता की जो तलाश है, तलाश किसके लिए? सर्च के साथ फोर लगता है जब ये नाउन हो तो। लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी मतलब होता है लीगैलिटी, या इसे आप कह सकते हैं वैलिडिटी, वैधता। ठीक है, तो किस किस लिए? वैधता के लिए। वैधता किस माध्यम से? थ्रू प्रपोजिशन है। कंट्रोल्ड पोल्स के माध्यम से। पोल्स होता है इलेक्शंस, नाउन है। कंट्रोल्ड होता है एग्जेक्टिव, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। रेगुलेटेड पोल्स के माध्यम से वो व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? उसकी तलाश व्यर्थ है। इज यहाँ पे वर्ब, फ्यूटाइल एडजेक्टिव है, वेस्ट है, फ्रूटलेस है। फिर समझ लो, मेम्यार का जो सैन्य शासकों का जो गुट है, वो तलाश कर रहा है कि भाई हमें एक मान्यता मिल जाए कि हमारी सरकार को वैध घोषित कर दे कि हम लीगल तरीके से सरकार चला रहे हैं। ठीक है, और किस माध्यम से ये करना चाह रहा है? कंट्रोल्ड पोल्स के माध्यम से। तो ये व्यर्थ बात है, ये तलाश ही व्यर्थ। द कोर, कोर सब्जेक्ट है। कोर किस चीज की? इसेंस, क्रक्स, या समरी कह सकते हो, जिस्ट कह सकते हो। किसका? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का। ये कोर क्या है? ये है इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलर विल। ये है लोगों की इच्छाओं की स्थापना। इंस्टीट्यूशन का मतलब यहां पे स्टैब्लिशमेंट है। स्टैब्लिशमेंट, स्थापना कह सकते हो। तो कह रहा है जो कोर है, जो सेंट्रल चीज है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की, इज, वो कोर क्या है? वो है पॉपुलर विल की स्थापना, कि लोगों की जो इच्छा है, लोगों का जो मत है, उसको स्थापित किया जाए। किस माध्यम से? रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। थ्रू प्रपोजिशन है, ये होता है के माध्यम से। रिप्रेजेंटेशन नाउन है, प्रतिनिधित्व के माध्यम से। ठीक है, ये इसका सार है। भी लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों की इच्छाओं का सम्मान करो। लेकिन जब इलेक्शंस, इलेक्शंस यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्ड मैन वर्ब है, होल्ड की थर्ड फॉर्म है। होल्ड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्ड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और हेल्ड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेयरली है वो एडवर्ब। मेयरली का मतलब है ओनली। ठीक है, लेकिन जब इलेक्शंस को केवल होल्ड किया जाता है, किसके लिए? सबवर्ट करने के लिए। सबवर्ट मतलब कमजोर करने के लिए, नष्ट करने के लिए। दिस विल, इस पॉपुलर विल को, लोगों की इच्छाओं को दबाने के लिए ही इसका प्रयोग अगर आप करो, इसीलिए इलेक्शंस आयोजित करो। ठीक है, और कैसे दबा रहे हो इच्छाओं को? इम्पोज करके, थोप करके। इम्पोज क्या होता है? इम्पोज का मतलब होता है इन्फोर्स करना। ठीक है, दबाना मतलब थोपना। फेवर्ड का मतलब होता है हैंडपिक्ड, ये होता है चुने हुए, सिलेक्टेड, जो आपके मन पसंद, जो आपके प्रिफर्ड, पसंदीदा कैंडिडेट्स को थोप करके, है ना भाई? आपने इलेक्शन तो आयोजित किए, लेकिन आप लोगों की इच्छाओं का सम्मान कहाँ कर रहे हो? आप तो अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जनता पर थोप रहे हो कि यही शासन करेंगे। तो ये तो फिर क्या है? फिर ये जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के लिए आ रहा है सब्जेक्ट, आर वर्ब है, क्लियरली एडवर्ब है। ठीक है, अशेम, तो ये ए जो है वो डिटर्मिनर, और शेम जो है वो नाउन। ये स्पष्ट रूप से क्या है? एक प्रकार से एक झूठा दिखावा है, ढोंग है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलिए, पढ़िए, देखिए इसको एक बार। सच इज द केस विद म्यांमार थ्री फेज इलेक्शंस। ऐसा ही केस यहाँ पे म्यांमार का जो 3 चरणों में चुनाव है उसका है। बीइंग कंडक्टेड, जिसको आयोजित करवाया जा रहा है बाय द जनता, इस सैन्य शासकों के ग्रुप के द्वारा, नियरली 5 years आफ्टर, लगभग 5 सालों के बाद। इट अपेंडेड अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जब इसने जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी उसको गिरा दिया था। एंड प्रिसिपिटेटेड अ रेजिंग सिविल वॉर, और एक बहुत ही उग्र जो गृह युद्ध है उसको उत्प्रेरित कर दिया था। इनके कारण गृह युद्ध छिड़ गया था। संडे मार्क द फर्स्ट फेज, संडे को पहला चरण था। 102 टाउनशिप में, है ना, 102 शहरों में
विद द सब्सिक्वेंट फेजेस ऑन जनवरी 11 एंड जनवरी 25। अगले दो फेज कब कब है? 11 जनवरी को दूसरा फेज है, तीसरा फेज 25 जनवरी को है। इतने इतने टाउनशिप में है। द जनता कंट्रोल्स बेयरली हाफ द कंट्रीज टाउनशिप्स। जनता जो है वो मुश्किल से देश की आधी अ, लग मुश्किल से आधी जो टाउनशिप है उसी को कवर करता है। विद इलेक्शंस बीइंग स्किप्ड एट लीस्ट 65 एरियाज। और 65 एरिया ऐसे हैं जहां पे इनको छोड़ दिया गया है इलेक्शंस को, वहां इलेक्शन हो ही नहीं रहे। फिर समझो, सच इज द केस। सच जो है वो एक ऐसा मतलब सच वैसे प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे जब सच से स्टार्ट आप करते हो, ठीक है, तो आपको इन्वर्जन लगाना पड़ता है। इन्वर्जन है तो देखो यहाँ पे ये क्रिया जो है वो इसको देखकर है। ठीक है, तो सच इज द केस की वर्ब इज है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता केसेस तो आता आर। तो सच इज द केस, ऐसा ही केस है म्यांमार के 3 फेज इलेक्शंस को लेकर। ये देखो, नंबर प्लस नाउन वाला कॉन्सेप्ट। नंबर है, इसके बाद नाउन है, और ये नाउन टू है। तो नाउन वन जो है वो हमेशा ही कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ऐसा ही केस है म्यांमार की 3 फेज इलेक्शंस को लेकर। ठीक है, 3 चरणों के चुनाव को लेकर, जिसको कि आयोजित करवाया जा रहा है। अब इसको ऐसे समझ लो, विच इज बीइंग है ये, विच इज बीइंग कंडक्टेड, जिसको कि कंडक्ट करवाया जा रहा है जनता के द्वारा, मतलब सैन्य शासकों के ग्रुप के द्वारा, लगभग 5 सालों के बाद। 5 साल कहां से काउंट कर रहा है? जब इस जनता ने क्या किया था? अपेंड किया था। अपेंड क्या होता है? पलट देना, उलट देना, तख्ता पलट देना। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब है उत्प्रेरित करना, कारण बनना, उत्प्रेरित करना या कारण बनना। रेजिंग का मतलब है उग्र। सब्सेक्वेंट का मतलब होता है बाद में। स्किप का मतलब है छोड़ना। ठीक है, 5 साल के बाद। और 5 साल कहां से? इट अपेंडेड, जब इसने उल्टा कर दिया, जब इसने पलट दिया किसको? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को। और प्रिसिपिटेट कर दिया, और ट्रिगर कर दिया। ठीक है, किसको? अरेजिंग सिविल वॉर, ये एडजेक्टिव है, सिविल वॉर नाउन है। ठीक है, गृह युद्ध को। और एक उग्र गृह युद्ध को उत्प्रेरित कर दिया, इसके होने का कारण बना। वैसे ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। संडे जो है उसने मार्क किया, ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, उसने चिन्हित किया या उसने संकेत दिया पहले फेज का। पहला फेज कितने टाउनशिप में है? 102 टाउनशिप में है। और बाद वाले जो फेजेस हैं, सब्सिक्वेंट एडजेक्टिव है, फेजेस नाउन है। बाद वाले फेजेस कब कब है? 11 जनवरी पर्टिकुलर डे है तो ओन का प्रयोग है। और 25 जनवरी को ये ओन एक मतलब मान लो कॉमन हो गया, यहां लगाया यहां नहीं लगाया, मतलब समझ लो ऑन जनवरी 25 है। द जनता कंट्रोल्स, ये जो जनता है, ये जो कबाल है, क्लिक है, फैक्शन है ना, मिलिट्री ग्रुप है, मिलिट्री ऑफिसर्स का ग्रुप है, ये कंट्रोल करता है बेयरली। बेयरली नेगेटिव वर्ड अभी, मुश्किल से, स्केर्सली कह सकते हो, हार्डली कह सकते हो। तो मुश्किल से देश के जितनी भी टाउनशिप्स है उसमें से लगभग आधे को ही कवर करता है, मुश्किल से ही। और इलेक्शंस बीइंग स्किप्ड, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शंस को स्किप किया जा रहा है। विद का प्रभाव है कि आईएनजी आ रहा है। इलेक्शंस को स्किप किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ऑमिट किया जा रहा है। कम से कम 65 एरियाज में 65 एरियाज ऐसे हैं जहां पे चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, पढ़िए इसको। None of the major parties from the 2020 elections is participating, including the winner, the National League for Democracy, led by imprisoned leader Dao Aung San Suu Kyi। स्टफ्ड विद एक दे रखा है, इसका मतलब है भरा हुआ, फिल्ड विद। अब कैसे देखो इसको? नन ऑफ द मेजर पार्टीज, जो मुख्य पार्टियां हैं, फ्रॉम द 2020 इलेक्शंस। और मुख्य पार्टियां कहां से? 2020 के इलेक्शंस से। इज पार्टिसिपेटिंग, 2020 में जो लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे थी, जिन पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया था, उनमें से एक भी पार्टी जो है यहाँ हिस्सा नहीं ले रही है। नन की वर्ब है वो इज है। ठीक है, एक भी वर्ब, एक भी जो पार्टी है वो हिस्सा नहीं ले रही है। ये नन ऑफ द, या ईच ऑफ द, या एवरी वन ऑफ द, ये जो चीजें होती हैं इनके बाद में और भी काफी सारे होते हैं, सम वन ऑफ द ऐसे करके कुछ। इनमें प्लूरल तो आती है नाउन, और वर्ब आती है सिंगुलर।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेजर पार्टीज प्लूरल नाउन है और वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। तो जो मुख्य पार्टियां 2020 के चुनाव में हिस्सा ले रही थी उनमें से एक भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है, इंक्लूडिंग द विनर। इसमें विनर भी शामिल है। विनर का नाम है एनएलडी। इसको लीड किसने किया था, फिलहाल जेल में है ये नेता, डो ओंग सान सू की ये नाम है। ओनली द यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी जो है स्टफ्ड विद फॉर्मर जनता फिगर्स, केवल यही पार्टी जिसमें पहले भूतपूर्व जो सैन्य शासकों का ग्रुप था वो शामिल था, यही एक शक्ति के रूप में उभर कर आई है, यही एक फोर्स है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो ये तो समझ में आएगी आपको। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है जिसमें विनर भी शामिल है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रेपोजिशन का विनर। और विनर का नाम है ये, राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले दे लगता है। ठीक है, अब लेड बाई, ये लीड की थर्ड फॉर्म है। इसको लीड किसने किया, इम्प्रिजन। इम्प्रिजन मतलब जेल्ड, जो फिलहाल जेल में है। क्या नाम है, ये नेता। ओनली द यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, केवल ये वाली पार्टी। फिर देखो द का प्रयोग है कि राजनीतिक पार्टी का नाम है जो फील्ड विद है फॉर्मर जनता फिगर्स से। फिगर्स का मतलब पर्सनैलिटीज से, हस्तियों से, लोगों से, इंडिविजुअल्स से। ठीक है, तो ये जो पार्टी है यूएसडीपी, ये भरी हुई है भूतपूर्व जनता फिगर्स से। ठीक है, ये सैन्य शासकों का ग्रुप है, ये एक फोर्स है। तो ये इस पार्टी की वर्ब है इज, ए डिटर्मिनर है और फोर्स नाउन है। ये एक ताकत है। ठीक है, क्लियर। ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब बड़ा आसान है, आप इसको पढ़कर देखिए एक बार। स्वीप का मतलब है निर्णायक जीत प्राप्त करना, मतलब बड़े अंतर से हराना, निर्णायक रूप से जीतना। दिस रिमाइंड्स वन ऑफ द 2010 इलेक्शंस, ये याद दिलाता है 2010 के जो चुनाव हुए थे उनमें से एक के बारे में। अंडर द 2008 कॉन्स्टिट्यूशन, 2008 के संविधान जो था उसके तहत, विच द एनएलडी बाइकॉटेड, जिसको एनएलडी ने बाइकॉट किया, बहिष्कार किया। एंड विच द यूएसडीपी स्वेप्ट, और उसमें यूएसडीपी ने क्या किया था, बड़े अंतर से जीत प्राप्त की थी। बट द सिचुएशन इज वर्स नाउ, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी ज्यादा बदतर है, खराब है। विद द जनता बॉम्बिंग, क्योंकि इस समय जो जनता है, जो ये सैन्य शासकों का ग्रुप है, ये बमबारी कर रहा है, किलिंग मार रहा है थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन्स, हजारों नागरिकों को, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से। ठीक है, तो दिस रिमाइंड्स, ये जो चीज हो रही है जिसमें यूएसडीपी ही एक फोर्स है, ये याद दिलाती है। रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। वन ऑफ द 2010, देखो वन ऑफ द वाले में देखो प्लूरल नाउन है। ठीक है, 2010 के इलेक्शंस जो हुए थे उनमें से एक के बारे में याद दिलाती है। किसके तहत ये प्रेपोजिशन है, 2008 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत, जिसको, विच रिलेटिव प्रोनाउन है ना। वैसे ये कह रहा है जिसको, मतलब इस चीज को एनएलडी ने बाइकआउट किया था, ये सब्जेक्ट, ये बाइकआउट किया था। ठीक है, और विच द यूएसडीपी स्वेप्ट, और जिसे, ये विच फिर से इसी के लिए आ रहा है, 2008 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो चुनाव हुआ 2010 में उसकी बात कर रहा है। इसको यूएसडीपी ने स्वीप किया था, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। स्वीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्वेप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और स्वेप्ट ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसने स्वीप कर दिया था, इसने बड़े मार्जिन से जीत प्राप्त की थी। बट द सिचुएशन इज वर्स नाउ, लेकिन अब सिचुएशन जो है इज वर्स, जो है वो बैड की डिग्री कंपैरेटिव है, बैड, वर्स, वर्स्ट। लेकिन सिचुएशन अब ज्यादा बदतर है। ठीक है, कैसे, विद का प्रभाव है बॉम्बिंग एंड किलिंग आ रहा है, आईएनजी आ रहा है प्रिपरेशन के साथ, कि जनता जो है वो बमबारी बमबारी कर रही है। बॉम्बिंग का मतलब शेलिंग भी कह सकते हो, शेलिंग तो खैर गोलाबारी हो जाएगा, बॉम्बिंग, बमबारी कर रही है और मार रही है। थाउजेंड्स क्यों किया, क्योंकि थाउजेंड से पहले कोई संख्या तो है नहीं। जब कोई संख्या नहीं है तो फिर इसमें एस और यस जुड़ना स्वाभाविक है। हजारों नागरिकों को इसने मार रही है, 5 सालों से ऐसा चल रहा है। ठीक है, पढ़िए। देखो दो तीन वर्ड्स हैं। एग्जाइल का मतलब, एग्जाइल यहाँ पे नाउन के रूप में है, इसका मतलब है निर्वासित या बाहर निकाले गए नेता, निर्वासित नेता। कॉल्यूशन का मतलब है गुट। सीज का मतलब है जब्त करना, कैप्चर, टेक पोजीशन ओ। इट ऑल्सो फेस्ड इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज,
इसने सबसे ज्यादा प्रबल चुनौती को भी फेस किया सिंस द अर्ली 1960s, 1960 से लेकर अब तक सबसे प्रबल जो चुनौती उसको भी फेस किया एज एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड द एनएलडी रिलेटेड पीपल्स डिफेंस फोर्सेज। क्योंकि ये जो है, एक तो ये एथनिक आर्म्ड मतलब जातीय सशस्त्र संगठन और एनएलडी के द्वारा मान्यता प्राप्त जो पीडीएफ है, जो कि लॉयल रही है, वफादार रही है ऑपोजिशन नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एनएलडी एग्जाइल्स, है ना। एनएलडी एग्जाइल्स का मतलब है एनएलडी के द्वारा जो एनएलडी के निर्वासित नेता हैं उनके द्वारा बनाई गई जो ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है उसके लॉयल रही है। इसने जीता या प्राप्त किया कंट्रोल, नियंत्रण सिग्निफिकेंट टेरिटरी का, बहुत बड़े क्षेत्र का। बाई लेट 2023, 2023 के एंड में अगर बात करें तो दिस कॉलिशन, ये जो गुट है, आर्म्ड विद चाइनीज वेपन्स, जो कि इसके पास हथियार हैं, कैसे चाइनीज वेपन्स हैं, चीनी हथियार हैं, डेल्ट द बिगेस्ट ब्लो, इसने बहुत बड़ा प्रहार यहां पे किया थ्रू द थ्री ब्रदरहुड अलायंस इन शान स्टेट एंड रखाइन। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? थ्री ब्रदरहुड अलायंस इन शान स्टेट एंड रखाइन, इन दोनों जगहों पर टीबीए के माध्यम से सीजिंग, जब्त करते हुए टाउनशिप अलोंग द चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर के पैरेलल टाउनशिप को जब्त करते हुए। फिर समझ लेना, 1960 से लेकर अब तक का सबसे प्रबल चुनौती जो थी, सबसे बड़ी चुनौती जो थी, उसको इसने फेस किया। क्योंकि ये दोनों जो कि इस के समर्थक थे, इसके वफादार थे, इन्होंने बहुत बड़ी टेरिटरी को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। 2023 के एंड तक अगर बात करें तो ये जो गुट है, जनता है, जिसके पास चाइनीज हथियार थे, इसने सबसे बड़ा प्रहार किया, इसके माध्यम से किया। कहाँ पे प्रहार किया? इन जगहों पर, और टाउनशिप्स को सीज कर लिया चाइना बॉर्डर के सहारे सहारे। फिर समझिए, इट्स सब्जेक्ट है, फेस वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। इसने सामना किया, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है। द क्यों नहीं है? क्योंकि इट्स पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो द नहीं आता है डिग्री सुपरलेटिव में। चैलेंज नाउन है, ठीक है। इसने अपना सबसे प्रबल जो चुनौती है उसको फेस किया, कब से? अर्ली 1960s, 1960 के शुरुआत से जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसमें से एक को इसने फेस किया। क्योंकि ये बिकॉज का अर्थ दे रहा है, क्योंकि ये दो जो हैं, इनको आप नाम ही पढ़ो, और ये किसके वफादार हैं? लॉयल, जिसके प्रति वफादारी है उसके लिए टू लगेगा। ये इसके वफादार है, किसके? जो विपक्षी पार्टी है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ये बनाई किसने थी? एनएलडी पार्टी के जो एग्जाइल्स थे, इसके द्वारा, इससे बाहर आके नेताओं ने एक पार्टी बनाई, उसके वफादार थे ये, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या किया? जीता। ये जीता नहीं करके गेंद मान लो प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? कंट्रोल प्राप्त किया, किसका? सिग्निफिकेंट टेरिटरी का, बहुत बड़े क्षेत्र का। सिग्निफिकेंट का मतलब है कंसिडरेबल, बड़े क्षेत्र को इसने प्राप्त कर लिया, अपने अधीन ले लिया। और बाई लेट 2023 का मतलब है 2023 के अंत से पहले पहले, बाई का मतलब यह बिफोर है। ये जो कॉलिशन है, ये जो गुट है, सब्जेक्ट, जिसके पास ये हथियारों से लैस है, चाइनीज वेपन से लैस है, इसने क्या किया? डेल्ट, डील की सेकंड फॉर्म, ठीक है। सबसे बड़ा प्रहार किया, ब्लो का मतलब यहां पे है अटैक। किस माध्यम से किया? तो टीबीए के माध्यम से किया। कहां कहां पे किया? इन जगहों पे किया। क्या करते हुए किया? या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टाउनशिप को सीज करते हुए, ठीक है, टाउनशिप को जब्त करते हुए, कैप्चर करते हुए। किसके पैरेलल? अलोंग का मतलब होता है सहारे सहारे, चाइना बॉर्डर जो है उसके पैरेलल। क्लियर है यहां तक? ये आपका एडिटोरियल पूरा हुआ। अब ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, ये आप करिए। एफिलिएटेड क्या है? एफिलिएटेड का मतलब क्या है? Living outside one's country, closely connected, officially linked, taking control by force, a combined group, are the most serious threat. ये हो जाएगा closely connected, जो जुड़ा हुआ है, संबद्ध है। exiles का निर्वासित, तो क्या आ जाएगा? निर्वासित के लिए living outside one's country, ये हो जाएगा usually for जो बाहर रहते हो। coalition क्या होता है? गुट, a combined group और alliance। seizing क्या होता है? seize का मतलब है
टेकिंग कंट्रोल बाय फोर्स और स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज का द मोस्ट सीरियस थ्रेट और टेस्ट। ये आंसर है। ठीक है भाई, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। एक बार फिर से आपके परिवार जनों को हार्दिक शुभकामनाएँ। अच्छे से न्यू ईयर मनाएँ और न्यू ईयर के बाद 5th ऑफ जनवरी को मुलाकात होगी। एक नया सेशन, हम 2026 का एडिटोरियल बिल्कुल नियमित रूप से हर दिन क्लास, चूँकि मैंने 2025 वाले एडिटोरियल कंटिन्यू आपको दिए हैं, रेगुलर दिए हैं, बिना कोई ब्रेक के दिए हैं, वैसे ही बिना ब्रेक के 2026 का एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे 5 तारीख से। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।